बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अपने प्रीवियस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और हमारा प्रीवियस टॉपिक था, हम बायोलॉजी की ब्रांचेस और सब फील्ड्स को स्टडी कर रहे थे। नेक्स्ट जो सी बायोलॉजी की ब्रांच है जो आज हम स्टडी करेंगे वो है पैलिएंटोलॉजी। बहुत टफ और इम्पोर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की। याद रखिएगा, पैलिएंटोलॉजी बायो की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम फॉसिल्स की स्टडी करेंगे। यानी बायो की ऐसी ब्रांच या सब फील्ड जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? फॉसिल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ऐसी ब्रांच को मैं क्या नाम दूंगा? पैलिएंटोलॉजी। अब देखें, जब तक हम फॉसिल्स के वर्ड को नहीं समझेंगे तो हमें ये ब्रांच की समझ नहीं आएगी। तो आपसे सवाल पूछेगा, व्हाट इज फॉसिल्स या व्हाट आर फॉसिल्स? फॉसिल्स क्या है? तो आप याद रखिएगा, कहते हैं फॉसिल्स are the remains of plant and animal that are preserved। कहते हैं फॉसिल्स रिमेन्स कहते हैं बकाया जात ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, यानी एनिमल्स और प्लांट के बकाया जात है। दैट आर प्रिजर्व कहते हैं महफूज होना, जो महफूज हो चुके हैं। किसमें महफूज हो चुके हैं? इन रॉक्स, चट्टानों में, एंड अदर बायो जियोग्राफिकल रीजन। ऐसे बकाया जात को हम क्या नाम देते हैं? फॉसिल्स का। एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, फॉसिल्स ऐसे बकाया जात हैं जो किन के रिलेटेड है? प्लांट्स एंड एनिमल, यानी प्लांट्स और एनिमल्स के ऐसे बकाया जात जो चट्टानों या दूसरे दुनिया के जियोग्राफिकल रीजन्स में महफूज हो चुके हैं। उन बकाया जात को, उन निशानियों को, उन शहादतों को मैं क्या नाम दूंगा? फॉसिल्स। और इन फॉसिल्स के मुतालिक बायो की जिस ब्रांच में हम मुतालिया करेंगे वो क्या कहलाएगी? पैलिएंटोलॉजी। अब देखें, फॉसिल्स, अगर आसान अल्फाज में फॉसिल्स को समझा जाए तो फॉसिल जो प्रीवियस लाइफ, यानी कि हमसे पहले, इंसानों से पहले जो ज़मीन पर जानदार मौजूद थे, उनकी जो निशानी है, जो चट्टानों में मौजूद हैं, जिनको हम हासिल करके, जिन पर स्टडी करके हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कितने साल पहले कौन से जानदार इस दुनिया में रह चुके हैं। तो इन निशानियों को हम बेसिकली फॉसिल्स का नाम देते हैं। और इन फॉसिल्स का मुताले हम बायो की किस ब्रांच में करते हैं? पैलिएंटोलॉजी में करते हैं। और वो बता भी रहा है, यानी पैलिएंटोलॉजी के बेनिफिट्स बता भी रहा है कि क्या बेनिफिट्स हैं पैलिएंटोलॉजी की स्टडी के। तो याद रखिएगा, पैलिएंटोलॉजी की स्टडी के जरिए साइंसदान जो से है ना, वो फाइंड करते हैं, यानी पता लगाते हैं। किसके मुतालिक पता लगाते हैं? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के मुतालिक, यानी कि इर्तकाई तारीख जो सी, यानी कि जो तारीख गुजर चुकी है इंसानों से पहले, जो जानदार इस दुनिया में रह चुके हैं, तो उनका पता साइंसदान कैसे लगा रहे हैं? फॉसिल्स जो उनको इकट्ठे हो रहे हैं उनके जरिए से उनका पता लगा रहे हैं। और ये सारी स्टडी हम जिस बायो की ब्रांच में करेंगे वो क्या कहलाएगी? पैलिएंटोलॉजी कहलाएगी। और इसकी अगर एग्जांपल देखी जाए, पैलिएंटोलॉजी की अगर एग्जांपल देखी जाए तो किताब में 2 एग्जांपल्स हैं। कहता है बायोलॉजिस्ट ने सबसे पुराना जो फॉसिल दरियाफ्त किया वो है साइनोबैक्टीरिया, यानी साइनोबैक्टीरिया जो कि एक बैक्टीरिया की एक काइंड है, प्रोकैरियोट है। ये सबसे पुराना फॉसिल है जो बायोलॉजिस्ट ने दरियाफ्त किया है। और ये कितना पुराना है? ये 3.5 बिलियन ईयर्स पुराना है, यानी कि 3.5 बिलियन साल पहले साइनोबैक्टीरिया का बैक्टीरिया मौजूद थे। उनका फॉसिल जब बायोलॉजिस्ट ने दरियाफ्त किया है और इन फॉसिल के जरिए उनको पता चला है कि साइनोबैक्टीरिया 3.5 बिलियन पुराने जानदार हैं। और दूसरी जो सी मिसाल लिखी हुई है वो डायनासोर की लिखी हुई है। कहता है डायनासोर की जो स्टडी है, या डायनासोर के जो फॉसिल्स हैं, फॉसिल्स ऑफ डायनासोर, ये एविडेंस है, यानी कि सबूत है। किसका एविडेंस है? जायंट रेप्टाइल का,
जायंट कहते हैं रेंगने वाले, यानी रेंगने वाले, यानी कि डायनासोर के जोन से फॉसिल अभी हमें मिले हैं वो इस बात का सबूत है कि जोन से रेंगने वाले जानदार थे वो मिलियन ईयर्स अगो, यानी मिलियन साल पहले इस जमीन में क्या कर रहे थे, रोमिंग इन अर्थ। रोमिंग कहते हैं आवारा फिरना, यानी कि दूसरी मिसाल में वो बता रहा है कि डायनासोर के फॉसिल जो हमें मिले हैं वो इस बात का सबूत है कि रेंगने वाले जानदार इस दुनिया में मिलियन साल पहले घूम फिर रहे थे। तो इसका मतलब है उन्होंने उनको डायनासोर का फॉसिल मिला और ये फॉसिल के जरिए उन्होंने अंदाजा लगाया कि काफी साल पहले जो उनसे रेंगने वाले जानदार थे वो इस दुनिया में मौजूद थे। तो ये सारी स्टडी यानी फॉसिल के मुतालिक जानदारों की तारीख का पता लगाना, ये सब हम किस में करेंगे, पैलियोंटोलॉजी में करेंगे। और इस पैलियोंटोलॉजी को बेसिकली उर्दू में कहते भी यही है, यानी इल्म जदीद, यानी कि जो सा जदीद इल्म है जो हम फॉसिल का पता लगा के जो पुराने वक्तों का पता लगाते हैं तो इसको हम इल्म जदीद भी कहते हैं। उसके अलावा जो उनसी दूसरी बायो की ब्रांच आज हमने स्टडी करनी है वो है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी याद रखिएगा, टेक्सोनॉमी एक वर्ड टेक्सा से निकली है जिसका मतलब है ग्रुप। तो इसका मतलब है बायोलॉजी की जो ये ब्रांच है टेक्सोनॉमी, ये बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करेंगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम जानदारों को क्लासिफिकेशन करेंगे यानी जानदारों को तकसीम करेंगे किसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म किसमें, इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, यानी जानदारों को ग्रुप्स में और ग्रुप का जो सा छोटा हिस्सा होता है जिसको ग्रुप को जो मजीद डिवाइड करके हम कहते हैं सब ग्रुप, यानी छोटा ग्रुप, ग्रुप्स में और सब ग्रुप में जानदारों को क्या करना, क्लासिफाई करना यानी डिवाइड करना, क्या कहलाता है, टेक्सोनॉमी कहलाता है। हमने जानदारों की क्लासिफिकेशन तो करनी है, जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप में डिवाइड करना है, किस बुनियाद पर, तो आगे बता रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म, यानी टेक्सोनॉमी में हम जानदारों को उनके दरमियान मुशाहबतें और उनके दरमियान फ़र्क की बुनियाद पर जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप में डिवाइड करेंगे और इन सब का मुतालिया हम बायो की जिस ब्रांच में सब फील्ड में करेंगे वो क्या कहलाएगी, टेक्सोनॉमी। फॉर एग्जांपल अब देखें एक जो सा तोता है वो चिड़िया के साथ ज़्यादा सिमिलर है एज कम्पेयर टू तोता, अगर उसको कंपेयर करें एक बकरी के साथ, तो इसका मतलब है तोता और जो से चिड़िया के दरमियान ताल्लुक है, ठीक है, उनको हम इन जैसे जानदार को एक ग्रुप में रख देंगे और जो से मुख्तलिफ जानवर है उनको दूसरे ग्रुप में। तो इस तरह जानदारों की जो सी क्लासिफिकेशन है, जानदारों की डिवीजन है, वो बायो की किस ब्रांच में करेंगे, टेक्सोनॉमी में करेंगे। अब कहता है टेक्सोनॉमी के इल्म ने बायो में क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड किए हैं, या टेक्सोनॉमी का इल्म जो से हमें किस तरह फायदा पहुंचा रहा है। तो याद रखिएगा टेक्सोनॉमी के इल्म के जरिए सबसे पहले तो हम जो सा ना एवोल्यूशनरी जो सा रिलेशनशिप वो फाइंड करते हैं, यानी कि इर्तकाई ताल्लुक के पुराने वक्तों में कैसे एक चिड़िया का ताल्लुक तोते से रहा होगा या कैसे ये आपस में मिलते होंगे। तो ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है वो भी हम किसके जरिए पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, टेक्सोनॉमी के जरिए। उसके अलावा हम लाइफ डाइवर्सिटी, यानी दुनिया में इतनी जदीद तरह के जानदार हैं, इतने जानदार मौजूद है, इसको कहेंगे लाइफ डाइवर्सिटी, यानी कि मुख्तलिफ इकसाम के जानदारों का इस दुनिया में होना। इसकी भी स्टडी किसके जरिए कर रहे हैं, टेक्सोनॉमी के जरिए कर रहे हैं। इसके अलावा भी टेक्सोनॉमी बहुत से बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है, यानी जानदारों के मुतल्लिक स्टडी करना और न्यू न्यू स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना, नई नई स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना, वो भी हम किसके जरिए कर रहे हैं, टेक्सोनॉमी। तो इसका मतलब टेक्सोनॉमी बायो की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप में डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि आसानी से स्टडी करने के लिए। देखें दुनिया में इतनी तरह के जानदार हैं, टोटल 20 लाख तरह के
जानदार है दुनिया में, तो इनको स्टडी करना आसान नहीं है। तो जानदारों ने इनकी स्टडी को आसान बनाने के लिए इन जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप में डिवाइड किया, और ये ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करना क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी कहलाता है। या बायो की जिस ब्रांच में इन ग्रुप और सब ग्रुप के मुताबिक स्टडी करेंगे वो क्या कहलाएगी? टैक्सोनॉमी कहलाएगी। नेक्स्ट जो बायो की ब्रांच है वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी इकोलॉजी बेसिकली इको का वर्ड निकला है इकोसिस्टम से, और इकोसिस्टम कहते हैं ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप, यानी इकोलॉजी वर्ड इकोसिस्टम से निकला है। और इकोसिस्टम क्या है? जानदारों का आपस में और जानदारों का माहौल के साथ जो सा ताल्लुक है वो क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। इसका मतलब है स्टडी ऑफ इकोसिस्टम क्या कहलाएगी? इकोलॉजी कहलाएगी। और अगर हम इकोलॉजी की प्रॉपर डेफिनेशन लिखें तो मैं कहूंगा स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ organism, study of relationship of organism with their environment। जानदारों की अपने माहौल के साथ जो उनसे ताल्लुक की स्टडी है वो क्या कहलाती है? इकोलॉजी कहलाती है। देखें, इकोलॉजी की स्टडी की वजह से हम दो बड़े काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी को क्या कर रहे हैं? कंजर्व करना है, सेव करना। और बायोडाइवर्सिटी दुनिया में जो सी बायोडाइवर्सिटी है यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब देखें, जानदारों की हिफाजत ना करने की वजह से जानदार क्या है? नापैद हो जाते हैं। ठीक है, बहुत से जानदार जिस तरह डायनासोर वगैरह ये क्या हो चुके हैं? नापैद हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो इसका मतलब है हम इकोलॉजी के जरिए यानी इकोलॉजी की स्टडी को बेहतर बना के लोगों को शऊर दे के अपने जानदारों को क्या है? एक्सटिंक्ट यानी नापैद होने से बचा रहे हैं, यानी बायोडाइवर्सिटी को क्या कर रहे हैं? कंजर्व कर रहे हैं। उसके अलावा जो उनसे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि जो माहौलियाती प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जिन ऐसे माहौल जिनमें जानदार सूटेबल जिंदगी नहीं गुजार पा रहे या वो माहौल उसके लिए डेंजरस है, तो इन सब मसाइल को हल करना वो भी हम किसके जरिए कर रहे हैं? इकोलॉजी के जरिए कर रहे हैं। और उसके अलावा कहता है इकोलॉजी में हमने रिलेशनशिप पढ़ना है जानदारों का माहौल के साथ। कैसे पढ़ेंगे? तो उसने एक कुछ छोटा सी बात को एक्सप्लेन किया। कहता है फूड चेन एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें जो उनसे जानदार है ना वो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स के लिए आपस में क्या होते हैं? इंटरकनेक्ट होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। तो इसका मतलब है हमने मुख्तलिफ टॉपिक के जरिए, जिस तरह फूड चेन एक टॉपिक है जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह जानदार आपस में एनर्जी के लिए और न्यूट्रिएंट के लिए ताल्लुकात कायम करते हैं। तो इन सब ताल्लुकात की स्टडी बायो हम जिस ब्रांच में करेंगे वो क्या कहलाएगी? इकोलॉजी कहलाएगी। ये इकोलॉजी के बाद नेक्स्ट जो बायो की ब्रांच है वो है मेराइन बायोलॉजी। मेराइन बायोलॉजी ये बायो की एक ऐसी ब्रांच है या ऐसी सब फील्ड है जिसमें हम स्टडी करेंगे लाइफ की, स्टडी ऑफ लाइफ। कहाँ स्टडी लाइफ की करेंगे? इन ओशंस, यानी समुद्रों में जिंदगी के मुतालिक मुतालिया बायो की जिस ब्रांच में किया जाएगा वो ब्रांच क्या कहलाती है? मेराइन बायोलॉजी कहलाती है। अब देखें, कहते हैं जिस तरह हमने पढ़ा इकोलॉजी की स्टडी के जरिए हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को क्या कर रहे हैं? कंजर्व कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हम मेराइन बायोलॉजी की स्टडी के जरिए साइंसदान लोगों के अंदर ये शऊर पैदा कर रहे हैं कि वो सबसे पहले समझे कि दुनिया में कितनी तरह की बायोडाइवर्सिटी मौजूद है। तो बायोडाइवर्सिटी के कंसेप्ट को समझे कि दुनिया में इनके अलावा और बहुत से जानदार मौजूद है जो इस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनको रहने के लिए सूटेबल इन्वायरमेंट, सूटेबल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर है। तो हमने इनकी कैसे हिफाजत करनी है? तो बायोडाइवर्सिटी के मतलब शऊर जो है वो दिया जा रहा है। उसके बाद मेराइन लाइफ को जो प्रॉब्लम्स हैं इनकी स्टडी की जा रही है, और इनकी स्टडी के साथ साथ मेराइन लाइफ को कंजर्व यानी सेव करने के लिए वर्क किया जा रहा है। यानी कि ऐसे जानदार जो समुद्र में रहते हैं
समुंदर के पानी गंदा होने की वजह से वो जानदार मर रहे हैं। तो ये आगाही पैदा की जा रही है कि इंडस्ट्रीज वगैरह से या वेस्ट मटेरियल को समुंदर में ना फेंका जाए, जिनकी वजह से पानी आलूदा ना हो और वो जानदार की मौत ना हो। तो इसका मतलब है ये मेराइन बायोलॉजी के ज़रिए लोगों के अंदर या इसके इल्म के ज़रिए लोगों के अंदर ये शऊर पैदा किया जा रहा है कि वो बायोडाइवर्सिटी के मुतालिक समझे कि दुनिया में बहुत सी बायोडाइवर्सिटी मौजूद है। या उसके अलावा मेराइन लाइफ को जो या मेराइन लाइफ के अंदर जो जानदार मौजूद है उनको जो प्रॉब्लम्स हैं उनके मुतालिक समझें और उन प्रॉब्लम्स के जो उनका हल है ना सिर्फ उनको समझे बल्कि उन पर अमल भी करे ताकि मेराइन लाइफ को क्या किया जा सके, सेफ किया जा सके। आपकी बुक में जो एग्जांपल लिखी है ना मेराइन लाइफ की, वो लिखी है कोरल रीफ्स के मुतालिक। कोरल रीफ्स सही है, ये भी समुंदर के अंदर जो चट्टाने हैं, ठीक है, उसके अंदर ये छोटे छोटे कोरल रीफ्स घास की तरह के ये जानदार मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट ये प्रोड्यूस करते हैं। और ये कैल्शियम कार्बोनेट बहुत से दूसरे जानदारों के लिए एज एन फूड इस्तेमाल होता है, जिसको बहुत से दूसरे जानदार खुराक इस्तेमाल करते हैं, बहुत से जानदार खुराक के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब है कहता है ये कोरल रीफ जोन्स है जो बहुत से जानदारों के लिए ज़िंदगी गुजारने का बायस है। तो इसका मतलब है अगर हम मेराइन बायोलॉजी के ज़रिए ऐसी इन्वायरमेंट ना पैदा करें, यानी ऐसी आलूदगी समुद्रों के अंदर ना पैदा करें जिसकी वजह से कोरल रीफ्स की लाइफ को ख़तरा हो। अगर इसकी लाइफ को ख़तरा होगा तो इसके साथ साथ बहुत से दूसरे जानदारों की लाइफ को भी क्या होगा, खतरा होगा। तो इसका मतलब है मेराइन बायोलॉजी के इल्म के जरिए साइंसदान लोगों के अंदर ये शऊर पैदा कर रहे हैं कि कैसे अपने माहौल को साफ रखना है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। शुक्रिया।